वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ 3 साल तक चला एक रिश्ता, प्रेगनेंसी और शादी के सपने हैं। दूसरी तरफ बलात्कार जैसा एक संगीन आरोप और कानून की सबसे सख्त धाराएं। और इन दोनों के बीच है सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद अहम फैसला जो पूछता है क्या हर नाकाम रिश्ते को अपराध का नाम दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी उलझन को दिखाता है, जहां रिश्ते, सहमति और कानून की सीमाएं आपस में धुंधली हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझे हुए धागे को कैसे सुलझाया और इस प्रक्रिया में सहमति और धोखे के बारे में क्या कहा, आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मामले की एफआईआर की डिटेल्स और दोनों पक्षों के तर्क शामिल हैं। तो चलिए इस जटिल मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि इसके दूर तक जाने वाले मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी के किरदारों और घटनाओं को समझ लेते हैं। मामला एक वकील, समाधान और एक शादीशुदा महिला के बीच के रिश्ते का है। हाँ। महिला ने वकील पर शादी का झांसा देकर करीब 3 साल तक बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। हाँ, और ये रिश्ता उस वक्त शुरू हुआ जब महिला पहले से ही अपने पति के साथ एक कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थी। उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। अच्छा। शिकायत के मुताबिक 12 मार्च 2022 से 20 मई 2024 के बीच वकील ने शादी का वादा करके महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और आरोप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे, ये बहुत गंभीर हो जाते हैं। महिला ने ये भी दावा किया कि इस 3 साल के रिश्ते के दौरान वो 3 बार गर्भवती हुई और हर बार वकील के कहने पर उसे गर्भपात करवाना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत ही भावनात्मक और गंभीर आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। और वो क्या है? वकील का पक्ष। उसका कहना था कि ये सभी आरोप झूठे हैं। मतलब वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। हाँ, पूरी तरह से। उसका कहना था कि ये कोई शोषण का मामला नहीं बल्कि एक आपसी सहमति से बना रिश्ता था जो 3 साल तक चला। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सब कुछ सहमति से था तो अचानक 3 साल बाद ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई? वकील ने इसकी क्या वजह बताई? वकील के मुताबिक इस एफआईआर के पीछे की वजह रिश्ता टूटना नहीं बल्कि पैसा था। पैसा? हाँ, उसका दावा था कि अगस्त 2024 में महिला ने उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। ओके। और जब उसने ये रकम देने से इनकार कर दिया तो उसके कुछ ही दिनों बाद 31 अगस्त 2024 को छत्रपति संभाजीनगर के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज करा दी गई। और एफआईआर में धाराएं भी बहुत गंभीर लगाई गई थी। बहुत ज्यादा। आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार, 376 2N यानी एक ही महिला से बार बार बलात्कार और 507 यानी आपराधिक धमकी। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ शादी के वादे पर भरोसे का टूटना और शोषण का आरोप है और दूसरी तरफ पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग और कानून के दुरुपयोग का दावा। और इसी विरोधाभास ने इस केस को इतना पेचीदा बना दिया कि ये मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और वहां जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच को ये तय करना था कि पहली नजर में ये मामला आपराधिक कार्रवाई चलाने लायक है भी या नहीं। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस मामले को एक व्यक्तिगत लड़ाई से उठाकर एक बड़ी कानूनी बहस में बदल देती हैं। सही कहा। अदालत ने बहुत साफ और कड़े शब्दों में कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल नाकाम व्यक्तिगत रिश्तों का बदला लेने या स्कोर सेटल करने के लिए नहीं किया जा सकता। ये अदालत का सबसे मुख्य तर्क था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद जो भी तथ्य और सबूत हैं उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि सहमति की कोई कमी थी। सहमति की कमी नहीं थी। नहीं, बल्कि अदालत ने एक बहुत मजबूत लाइन इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का खुद का आचरण स्पष्ट रूप से बिना किसी दबाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के ऐसे रिश्ते के लिए सहमति को दर्शाता है। इसका मतलब अदालत ये कह रही है कि आप बाद में जाके जब रिश्ता टूट जाए तो पुरानी यादों पर एक नया आपराधिक लेबल नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। जो कल तक सहमति थी वो आज अचानक अपराध नहीं बन सकती। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी को कानूनी भाषा में रेट्रोस्पेक्टिव ब्रांडिंग के दुरुपयोग के तौर पर देखा जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव ब्रांडिंग मतलब? यानी अतीत की घटनाओं को आज की अपनी भावनाओं के हिसाब से एक नया गलत नाम दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो पढ़े लिखे वयस्क लोग 3 साल तक करीबी और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हों तो उनके बीच की शारीरिक अंतरंगता को
सिर्फ इसलिए बलात्कार का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि रिश्ता शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे अदालत एक बड़े ट्रेंड पर टिप्पणी कर रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ इस एक केस की बात नहीं है। हम कानूनी हलकों में एक बड़ी बहस देख रहे हैं जिसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स कहते हैं। अच्छा, यानी दीवानी मामलों को फौजदारी रंग देना। हाँ, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, कोई बिजनेस डील हो या फिर कोई टूटा हुआ रिश्ता, लोग पुलिस और अदालतों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाना चाहता है। अपनी कई जजमेंट्स के जरिए वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रवृत्ति पर लगाम लगे। और इसके पीछे की सोच क्या है? अदालत ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि इसके दो बड़े खतरे हैं। पहला, जब आप हर टूटे रिश्ते को बलात्कार करने लगते हैं तो आप बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की गंभीरता को ही कम कर देते हैं। सही बात है। ये उन असली पीड़िताओं के साथ अन्याय है जिन्हें वाकई में भयानक हिंसा का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, ये आरोपी के जीवन पर एक अमिट कलंक लगा देता है। अदालत ने कहा, ये आरोपी पर गंभीर अन्याय करता है। एक एफआईआर आपकी पूरी जिंदगी, आपका करियर, आपकी इज्जत, सब कुछ तबाह कर सकती है। बिल्कुल, भले ही बाद में आप बेगुनाह साबित हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है शादी के वादे का। अक्सर ऐसे मामलों में यही तर्क दिया जाता है कि सहमति तो थी, लेकिन वो इस शर्त पर दी गई थी कि सामने वाला व्यक्ति शादी करेगा। हाँ, ये सबसे कॉमन तर्क है। अगर वो वादा टूट जाए तो क्या सहमति भी खत्म नहीं हो जाती? क्या कोर्ट ने इस पहलू पर कुछ नहीं कहा? कहा, और बहुत विस्तार से कहा। यहीं पर अदालत का नजरिया बहुत संतुलित और सूक्ष्म है। कोर्ट ने इस वादे के सामाजिक महत्व को पूरी तरह से स्वीकार किया है। मतलब उन्होंने इसे इग्नोर नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत ने माना कि भारत जैसे देश में जहां विवाह एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक अहमियत रखने वाली संस्था है, ये बहुत स्वाभाविक है कि एक महिला अपने साथी पर भरोसा करके शादी के आश्वासन पे यौन संबंध के लिए सहमत हो सकती है। तो फिर कानूनन ये वादा कब सहमति को अमान्य कर देता है? वो बारीक रेखा कहाँ खींची जाती है जहां एक टूटा हुआ वादा एक अपराध बन जाता है? अदालत के अनुसार वो रेखा इरादे और धोखे से खींची जाती है। इरादे और धोखे से? हाँ, सहमति तब अमान्य हो सकती है जब शादी का वादा शुरू से ही, यानी रिश्ते के शुरुआत से ही भ्रामक हो, एक छलावा हो, जब वो वादा बुरे इरादे से किया गया हो और उसका एकमात्र उद्देश्य महिला का शोषण करना हो। मतलब अगर पुरुष के मन में रिश्ते की शुरुआत से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल, और उसने सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए एक झूठा मुखौटा पहना हुआ था, तब ये बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है। एब्सोल्युटली। कंजी मुद्दा ये है, क्या वादा सच्चा था जो बाद में टूट गया, या वादा शुरू से ही झूठा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने साफ किया कि ऐसा कोई भी निष्कर्ष सिर्फ धारणाओं या आरोपों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। ठोस सबूतों पर? हाँ। अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होगा कि वादा रिश्ते के पहले दिन से ही एक धोखा था। लेकिन ये साबित करना तो लगभग नामुमकिन है कि किसी के मन में शुरू से क्या था। किसी के दिमाग के अंदर झांकना तो संभव नहीं है। सही बात है। क्या ये नियम पीड़ितों के लिए न्याय पाना और भी मुश्किल नहीं बना देता, जिनके पास अक्सर अपने भरोसे के सिवा कोई और सबूत नहीं होता? ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, और ये इस तरह के मामलों की सबसे बड़ी चुनौती है। अदालतें भी इस मुश्किल को समझती हैं, इसलिए वो सीधे सबूतों के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी ध्यान देती हैं। जैसे कि वो देखती हैं कि क्या आरोपी का कोई पैटर्न रहा है ऐसा करने का, क्या उसने और भी महिलाओं के साथ ऐसा किया है, क्या रिश्ते के दौरान उसका व्यवहार धोखे की तरफ इशारा कर रहा था। अच्छा। इस विशेष मामले में अदालत ने पाया कि 3 साल तक चले एक भावनात्मक रिश्ते को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वकील का इरादा शुरू से ही धोखा देने का था। ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। तो अदालत ने एक तरफ ये कहा कि शुरू से झूठा वादा साबित करना जरूरी है, तो फिर उनकी नज़र में आईपीसी की धारा 376(2)(n जो बार बार बलात्कार से संबंधित है, उसका एक असली मामला कैसा दिखता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कहाँ वो इस लाइन को खींचते हैं? अदालत ने इसका एक स्पष्ट पैटर्न बताया है, और वो इस मामले के तथ्यों से जमीन आसमान का फर्क रखता है। क्या पैटर्न है वो? अदालत के मुताबिक 376(2)(n के असली मामलों का एक खास पैटर्न होता है।
आमतौर पर इसकी शुरुआत एक प्रारंभिक यौन हमले से होती है। यौन हमले से? हाँ, मतलब पहली बार जो संबंध बनता है वो पूरी तरह से सहमति से नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह के दबाव या धोखे से बनता है। और फिर ये एक घटना न रहकर एक सिलसिला बन जाता है। बिल्कुल। उस पहले हमले के बाद डर, धमकी, ब्लैकमेलिंग, कैद या लगातार धोखे के जरिए बार बार यौन कृत्य जारी रहते हैं। ओहो। अक्सर ऐसे मामलों में महिला एक ऐसी असहाय स्थिति में होती है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकती। वो या तो अपनी इज्जत या अपनी जान या किसी और मजबूरी के चलते चुप रहने पर मजबूर होती है। तो ये एक शोषण का दुष्चक्र होता है, ना कि एक भावनात्मक रिश्ता। एग्जैक्टली। तो अदालत एक तरह से शोषण के एक पैटर्न की बात कर रही है, एक शुरुआती हमला और फिर डर का एक चक्कर। इस मामले के तथ्यों से ये कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में ऐसा कोई पैटर्न दूर दूर तक नजर नहीं आता। अच्छा। यहां ना तो किसी शुरुआती हमले का आरोप था, ना ही डर या दबाव का कोई सबूत था। इसके विपरीत सारे रिकॉर्ड्स इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से एक भावनात्मक रिश्ते में थे जो 3 साल तक चला। तो इन सब तर्कों के बाद अदालत अपने अंतिम फैसले पर कैसे पहुंची? इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये मामला कानून के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। क्लासिक उदाहरण? हाँ, उन्होंने इसे एक सहमति वाले रिश्ते का बाद में कटु हो जाने का मामला बताया। अदालत का मानना था कि इस स्थिति में वकील के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को जारी रखना अदालती मशीनरी का दुरुपयोग होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी, और वकील के खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई को समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर ये फैसला सहमति और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल। यह कानून के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है कि व्यक्तिगत रंजिश या असफल रिश्तों का बदला लेने के लिए बलात्कार जैसे गंभीर कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचता है। बिल्कुल। ये फैसला हमें सहमति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के दुरुपयोग के बीच की उस महीन रेखा पे बहुत गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। और हमें याद दिलाता है कि हर टूटे हुए रिश्ते का अंत एफआईआर में नहीं हो सकता। लेकिन अपने पीछे ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी छोड़ जाता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भविष्य में अदालतें एक वास्तविक वादे जो बाद में परिस्थितियों के कारण टूट गया और शोषण के इरादे से किए गए एक झूठे वादे के बीच अंतर कैसे करेंगी। खासकर तब जब सबूत अक्सर 2 लोगों के बेहद निजी पलों से जुड़े होते हैं, जहां कोई तीसरा गवाह नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती, जिस पर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर लगातार विचार करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।